भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई बड़ी अर्थव्यवस्था में जो है उसकी लिस्ट में जो है शामिल है। जीडीपी जो है 6% की रफ्तार से बढ़ रही है। शेयर बाजार भी जो है नए जो है रिकॉर्ड्स बना रहे हैं और सरकार जो है 2047 तक विकसित भारत का सपना दिखा रही है। लेकिन क्या इस चमक के पीछे एक ऐसी सच्चाई छिपी है जो देश की आर्थिक रफ्तार को रोक सकती है? आखिर क्यों जाने माने अर्थशास्त्री जो है सुरजीत भल्ला ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था 6% ग्रोथ के बावजूद जो है एक ठहराव का शिकार है? क्यों जो है तमाम जितने बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट कहिए, उद्योगपति कहिए, बिजनेसमैन कहिए, नए इन्वेस्टमेंट से बच रहे हैं? और कैसे एक तर्क ये भी आ रहा है प्रवीण सर कि वियतनाम और बांग्लादेश जो है वो भारत से आगे निकल गए हैं। तो ये पूरी खबर है क्या? ओवरऑल द बिगर पिक्चर समझाइए। देखिए, जो प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का हिस्सा रह चुके हैं सुरजीत भल्ला और बड़े इकोनॉमिस्ट्स में उनकी गिनती होती है। और अब उन्होंने एक बड़ी बात ये कही है कि भारत जो है उस एम्बिशन को दरअसल नहीं दर्शा रहा जिसके जरिए वो एक बड़ा विकसित देश बन सकता है, या जो ग्लोबल सप्लाई चेन है, अगर मोटे तौर पर हम इस बात को कहें, उसमें अपना दखल बढ़ा सके। भारत उनका एक तर्क ये बड़ा है कि भारत जिस स्थिति में, जिस हालात में है, उसमें दरअसल संतुष्ट जान पड़ता है। कह रहे हैं कि भूख ही नहीं है नया कुछ करने का। बिल्कुल। तो ये एक बड़ी बात उनकी तरफ से कही जा रही है। और उसमें एक तर्क उन्होंने ये दिया है कि जिस तरह की प्रोटेक्शनिज्म सरकार इंडस्ट्री को दे रही है, सरकार जिस तरह का संरक्षण दे रही है कंपनियों को, उसकी वजह से कंपनियां कॉम्पिटिटिव होने में या इनोवेट करने में या बड़ा मैसिव एक इन्वेस्टमेंट करने में की जहमत नहीं उठाना चाहती। कंपनियों को लग रहा है कि साहब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, बैलेंस शीट्स बेहतर हैं, अर्निंग्स अच्छी आ रही हैं, नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, और ऐसे में कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने या बड़ा जोखिम लेने की ज़रूरत नहीं है। इस वजह से भारतीय कंपनियां जो ग्लोबल मार्केट है उसमें ना तो कम्पीट कर पा रही हैं, ना जो एक China+1 की जो बात थी जिसमें बांग्लादेश और वियतनाम जैसे देशों ने बाजी मार ली, जो भारत के पड़ोसी मुल्क है, वहाँ भारत पिछड़ता हुआ विशाल नजर आया। लेकिन सर, जो तमाम जितनी बार भी बजट हम लोगों ने कवर किया या तमाम जितने बड़े इकोनॉमिस्टों से अगर आप चर्चा करेंगे सर, तो कहते हैं कि तमाम लोग जो है दोषारोपण जो है सरकार पर करती है कि सरकार ही नहीं पैसा खर्च कर रही। लेकिन केपेक्स पर, इंफ्रा पर सरकार तो पैसा खर्च करती है। लेकिन एक समस्या ये आती है कि प्राइवेट केपेक्स जो है मतलब जो तमाम प्राइवेट जो है प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ की तरफ से, प्राइवेट लोगों की तरफ से पैसा ही नहीं आता है। उसके पीछे के क्या कारण है? वो क्यों जोखिम नहीं लेना चाहते हैं? क्या इस कहानी को जो है इससे जोड़ा जाए कि मान लीजिए यहाँ देश में जो स्टार्टअप तो बनते हैं, लेकिन वही है कि फूड एग्रीगेटर्स वाला, कैब राइडर्स वाला, तमाम चीज़ों को, और उसको जोड़ दीजिए पीयूष गोयल साहब की जो बात की इंडिया वर्सेस चाइना के स्टार्टअप को आप देख लीजिए। एआई में हम पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। 3D प्रिंटिंग, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तमाम चीज़ों में जो है आप न्यूज़रूम में भी बहुत कटाक्ष करते रहते हैं, बताते हैं कि देखिए हम लोग सिर्फ जो है चाहते हैं कि वो सब बना के दे दें, हम उसको बस खाली फॉलो करें। नहीं, बिल्कुल। देखो, कई सारी चीज़ें हैं प्राइवेट कैपेक्स के ना आने या आने भी तो लिमिटेड सेक्टर्स में उसका दिखाई देना, इसके पीछे कई रीजन है। और जो सुरजीत भल्ला साहब कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सरकार इस तरह के संरक्षण इंडस्ट्रीज़ को दे रही है जिसकी वजह से उनको, उनके अंदर की भूख खत्म हो गई है कि वो ग्लोबल मार्केट में रिस्क लें, फेल होने का रिस्क लें और ज़्यादा बड़ा पैसा लगाएं। एक एग्जाम्पल उन्होंने साउथ कोरिया का दिया है। उन्होंने कहा कि साउथ कोरिया ने पूरी दुनिया के मार्केट में डोमिनेंस इसलिए हासिल की क्योंकि वहाँ की सरकार ने वहाँ की कंपनियों को कहा कि आप अगर ग्लोबल मार्केट में कम्पीट कर पाएंगे, अगर आप ग्लोबल मार्केट में अपना दबदबा पैदा करेंगे, तो सरकार आपको सब्सिडी देगी, तो सरकार आपको पूरा सपोर्ट देगी। यानी पहले आप एग्रेसिव होकर रिस्क लीजिए, ग्लोबल मार्केट में अपना डोमिनेंस कीजिए, एक्सपोर्ट मार्केट पे कब्जा कीजिए, सरकार आपके पीछे खड़ी है, सरकार फिर आपको सपोर्ट देगी। भारत में सरकार पहले से सपोर्ट दे रही है, इसलिए कंपनियां कम्पीट करने का या उतना जोखिम लेने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी बड़ी बात वो ये कहते हैं कि साहब, भारत की जो 6% की जो ग्रोथ है उसके बावजूद जो है एक स्टैग्नेशन इसलिए दिखाई देता है क्योंकि इंडिया मैन्युफैक्चरिंग पर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा। मैन्युफैक्चरिंग की जो ग्रोथ है वो कह रहे हैं कि कई दशकों से 12-13% या 15% तक के जो
जीडीपी में जो हिस्सेदारी है वो उससे ऊपर नहीं निकल रही। लेकिन सर एक तरफ तो ये भी आता है कि सरकार जो है इसको मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए पीएलआई स्कीम्स लाई, तमाम तरह के इंसेंटिव्स दे रही है, बहुत सारे प्रोत्साहन की चीज़ें दे रही, उसके बावजूद क्यों हम मैन्युफैक्चरिंग में पिछड़ रहे हैं? नहीं, उस लेवल का देखिए उनका भी ये कहना है और ये बात सच भी साबित होती है। उस लेवल पर जिस तरह का मैसिव इन्वेस्टमेंट कंपनियों को करना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग के लिए, वो हम नहीं कर रहे हैं। और आप जीडीपी के नंबर्स के साथ इसको अगर आप कंपेयर भी करेंगे, बल्कि सुरजीत भल्ला साहब तो 6% की ग्रोथ बता रहे हैं, अगर आप 6 साल के जीडीपी के अगर आप नंबर्स को देखेंगे तो वो कहीं ज़्यादा बड़े नंबर नज़र आते हैं। मसलन आप देखिए 2021 में कोविड का टाइम था, -5.8% की ग्रोथ रही, यानी डी ग्रोथ एक तरह का रही। उसके बाद 21-22 में देखेंगे तो 9.7% की ग्रोथ रही, वी शेप रिकवरी। इसी के मुकाबले आप मैन्युफैक्चरिंग को भी देखते चलिए। 21-22 में जो 20-21 है, माफ़ कीजिए, 20-21 में -2.2% की मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ रही। 9.7% की जब 21-22 में जब जीडीपी ग्रोथ रही तो 11.5% से थोड़ी ज़्यादा आपकी मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ रही। उसके बाद 22-23 में 7.6% का जीडीपी ग्रोथ रहा, जबकि 1.3% का ही मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ यहाँ पर दिखाई दी। फिर आप 23-24 को देख लीजिए, 9.2% की ग्रोथ रही, 12.5% से थोड़ी कम मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ रही। 24-25 इकलौता साल है जहाँ 6.5% ग्रोथ रही और 4.5% की ग्रोथ रही आपकी मैन्युफैक्चरिंग की। और फिर 25-26 में 7.6% की ग्रोथ आई है और 11.5% की मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ रही। जीडीपी ग्रोथ 7.6% की रही। तो आप अगर देखेंगे 21-22 से लेकर 25-26 तक केवल एक साल ऐसा है जब 6.5% की ग्रोथ रही, अदरवाइज आप 7.5% से ऊपर की ग्रोथ आपने हासिल की हर साल। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में आप 11.5% से, मतलब एक बार आप 12.3% पे पहुंचे, उसके ऊपर आप जीडीपी पे अपनी कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाए, या ग्रोथ आपका रेट जो है वो 12.5% से ऊपर नहीं गया। तो सर ये कैप क्यों लगा हुआ है? ये कैप इसी वजह से लगा हुआ विशाल कि एक तो कंपनियां रिस्क नहीं लेना चाहती, कंपनियां ज़्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट, चाइना ने भारी भरकम इन्वेस्टमेंट की है, बहुत सारा जो चाइना का एक तरह ये भी आ रहा है बॉस कि चाइना +1 वाली जो स्ट्रैटेजी थी, जो थीम थी, उसका मौका हम लोग जो है वो नहीं ले पाए, भारत पिछड़ गया इस मुद्दे पर। हाँ, तो इसी वजह से भारत पिछड़ गया कि भारत में कंपनियों ने इन्वेस्ट ही नहीं किया। जो कोविड के वक्त पे मौका पैदा हुआ था कि आप यहाँ से चीन को टक्कर देते हुए एक दूसरा डेस्टिनेशन बन सकते हैं, वहाँ भारत में सरकार को जो जिस तरह की पॉलिसीज़ लेकर आनी चाहिए थी, ज़्यादा एग्रेसिव, जो सुरजीत भल्ला साहब भी कहते हैं कि साहब आपको अपना पूरी पॉलिसीज़ को जो है वो चर्न करना होगा, वो अभी तक दिखाई नहीं देता। सरकार कुछ सेक्टर्स में पीएलआई जरूर लेकर आई है, लेकिन वो कुछ सेक्टर्स में ही फोकस्ड है विशाल यहाँ पर। तो जो मास लेवल पर या जो ब्रॉडर आप इकोनॉमी में अगर आप मैन्युफैक्चरिंग को लेकर अगर आप सपोर्ट देखेंगे तो वो यहाँ दिखाई नहीं देता। चलिए सर, अब बिगर पिक्चर की बात कर लेते हैं। 2047 तक जो है विकसित भारत बनाने का जो सपना है, उसके लिए फिर क्या करना होगा? उसके लिए देखिए 2-3 चीज़ें हैं। मुझे लगता है कि एक तो जो बात सुरजीत भल्ला साहब कह रहे हैं कि कंपनियों को अपनी तरफ से इनोवेशन, R&D, इस पर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और मैसिव इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि भारतीय कंपनियों की अर्निंग्स ख़राब हैं, ठीक है, कुछ बीच के वक्त में अलग अलग फैक्टर्स की वजह से, मान लीजिए रूस यूक्रेन की जंग हुई या फिर अभी ईरान और अमेरिका वाली जो लड़ाई हुई, इन फेजेस को अगर देख लिया जाए थोड़ा मुश्किल वक्त को, अदरवाइज इतना मुश्किल हालात नहीं रहे। कोविड के बाद भी भारत की इकॉनमी ने भी बाउंस बैक किया और कंपनियों के भी नंबर्स जो है वो बाउंस बैक करते हुए दिखाई दिए। लेकिन इस 5-6 साल के पीरियड में ही देखेंगे तो कंपनियों ने इतने लंबे चौड़े इन्वेस्टमेंट किए नहीं। केपेक्स न करना कंपनियों का, ये सरकार की एक सबसे बड़ा चैलेंज रहा, और इसीलिए सरकार ने जो ग्रोथ हासिल करनी चाहिए वो सरकार ने अपने पूंजी के बूते हासिल करने की कोशिश की। सरकार ने कहा कि साहब हम 11 लाख करोड़, 10.5 लाख करोड़, 12 लाख करोड़ इतना पैसा हम खर्च करेंगे, और सरकारी केपेक्स पर कंपनियों ने खुद को टिकाने की कोशिश की, या इंसेंटिव्स पर कंपनियों ने खुद को टिकाने की कोशिश की। कंपनियों ने अपनी तरफ से लीड नहीं ली, जबकि पैसा ऐसा नहीं था कि कंपनियों के पास कैश फ्लो या कैश रिजर्व जो है वो कंपनियों के पास, बड़ी बड़ी कंपनियां थी, कम कैश फ्लो रहा हो। सर क्या इस कहानी में बहुत बड़ा एग्जाम्पल ये है यहाँ पर 2017-18 के आसपास से मान लीजिए AI को लेकर
थोड़ी सुगबुगाहट शुरू हुई। और देखिए पिछले 3-4 साल में 22 से लेकर अब तक ही एआई में दुनिया ने बड़ी लीड बना ली और भारत उसमें बिल्कुल पिछड़ता हुआ दिखाई दिया। कई कई देश के तो शेयर मार्केट जो हैं वो हमारे शेयर मार्केट को सरपास करते हुए आगे बढ़ गए थे, ऑल ड्यू टू द एआई चिप मैन्युफैक्चरिंग। भारत की कंपनियों ने यहाँ इन्वेस्टमेंट एआई में किया नहीं। भारत की कंपनियाँ जो ठोस बिजनेस दिखाई देते हैं, जहाँ पर कि आपका सॉलिड रिटर्न है, रियल्टी जैसा बिजनेस जिसमें नई नई कंपनियाँ लगातार, अगर आप नंबर देखेंगे कितने बड़े ग्रुप जो हैं ऐसे जिन्होंने इस तरह के बिजनेसेस में इन्वेस्टमेंट किया है, वो आपको साफ तौर पर दिखाई देगा कि रियल्टी जैसा, जहां आपको कुछ नहीं करना, आपने ज़मीन ली, ज़मीन पे प्लॉट काटे या विला बनाई या फ्लैट बनाए और उठाकर उसको बेच दिया। इसमें R&D, इसमें नया ग्लोबल मार्केट को आप क्या दे रहे हैं, किस तरह से आप एक्सपोर्ट मार्केट में अपना दबदबा कायम करते हैं, वैसा कोई कंपोनेंट दिखाई नहीं देता बेचारा। सर, क्या इस कहानी में 2-3 और इकोनॉमिस्टों की भी जो राय है, उनके जो सजेशंस हैं उनको ऐड किया जाए? जैसे आरबीआई के जो पूर्व गवर्नर रघुराम राजन, वो कहते रहते हैं कई बात। इसके अलावा फिर मार्सलेस जो इन्वेस्टमेंट के जो हैं सीईओ जो है सौरभ मुखर्जी साहब, उनकी बातों को रखा जाए, उनको सम्मिलित किया जाए, क्योंकि वो कहते हैं बिल्कुल तकरीबन सभी लोग एक जैसे, जैसे आपके रघुराम राजन साहब बार बार बोलते हैं कि साहब भारत नौकरियां जो पैदा भी कर रहा है, एक तो जॉबलेस ग्रोथ की बात कहते हैं, फिर वो कहते हैं जो नौकरियां पैदा भी हो रही हैं वो कितनी क्वालिटी वाली जॉब्स हैं वो देखना होगा। भारत में हाई स्किल्ड क्वालिटी जॉब्स क्रिएट नहीं हो रही। जो स्टार्टअप्स की बात है वो चीज़ें यहाँ दिखाई देती कि साहब जो व्यक्ति बन भी रहा है, या तो वो ड्राइवर बन रहा है, या वो डिलीवरी बॉय बन रहा है, या बहुत हुआ तो लोग रेस्टोरेंट खोल ले रहे हैं। तो इस पूते पर आप एक स्किल्ड जो है वो आबादी क्रिएट नहीं कर रहे, या स्किल्ड जॉब पैदा नहीं कर रहे, और क्या उसकी डिमांड भी नहीं है, ये भी एक सवाल पैदा होता है। जब कंपनियां ही उस तरह का काम नहीं कर रही तो मास लेवल पर नौकरियां क्रिएट कैसे होंगी? और मार्सलेस के जो सौरभ मुखर्जी साहब हैं वो तो मिडिल क्लास की भी बात करते हैं, मिडिल क्लास पिस रहा है, उसके पास कुछ है नहीं, खत्म बिल्कुल। हो जाएगा। जब अर्निंग नहीं है, स्टैग्नेंट नौकरियां है नहीं, लोगों के पास स्किल है नहीं, तो आपके पास कुछ गिने चुने काम बचते हैं। और फिर वहाँ से देखिए, वहीं से एक्सप्लॉयटेशन का भी एक तरह से मैं कहूँगा कि रास्ता निकलता है कंपनियों के लिए, जहाँ पे क्या गिग वर्कर्स की तादाद करोड़ों में पहुँचती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन उनको जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए, वर्किंग आवर्स हो गए या आपको सोशल सिक्योरिटी के बेनिफिट्स हो गए, उन सब का अभाव है दूसरे देशों के मुकाबले। या आप सैलरी को देख लीजिए, कठिन परिस्थितियों में धूप में बारिश में काम करना पड़ रहा है, लेकिन आपको उतना पैसा नहीं मिल रहा। तो जो जीवन स्तर को ऊपर उठाने की बात है, यहाँ पर लोग अपने सिर्फ और सिर्फ हैंड टू माउथ जिसे कहते हैं, या परिवार चलाने लायक ही रोजगार कमा रहे हैं, और उसमें भी एक लंबा वक्त उस काम को करने में बिता रहे हैं। विशाल।